हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग पिछले क्लास में जो उच्चतम न्यायालय को पढ़ा रहे थे उसमें सारी प्रक्रिया को बता दिए थे, जिसमें कि सातवां क्षेत्राधिकार या शक्तियां जो थी उस बारे में बता रही थी। तो सातवां जो है ये है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य शक्तियां। अब अन्य शक्तियां में है कि शक्तियां के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां प्राप्त है, जिसमें पहला है कि यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से के संबंध में भी किसी प्रकार के विवादों का निपटारा कर सकता है। इस संबंध में यह मूल विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक होते हैं। दूसरा है कि यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की भी जांच करता है। यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष है और उसके जो सदस्य है, तो उसके ऊपर अगर कोई दोष आरोप या किसी भी तरह का विवाद हो जाता है तो उस संबंध में ये जांच भी कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है, यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। इस संबंध में जो है अनुच्छेद तीसरा है अनुच्छेद 139A के तहत 139A के तहत सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा भी सकता है और उसका निपटारा भी कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 139A के तहत। आगे है अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके जो डिक्री हैं या आदेश हैं पूरे देश में लागू होते हैं और सभी प्राधिकारी जो उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं तो इन सभी को जो है यह कर सकता है। आगे है यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान के विभिन्न उपबंधों एवं उसमें निहित तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करता है। आगे है इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है और इसका आदेश जो है सभी न्यायालयों एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण भी करता है। उसके आगे अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति के अन्य मामलों में भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित भी किया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 139 के तहत कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जा सकता है। अब संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित परियोजनाओं से अलग किन्हीं अन्य परियोजनाओं के लिए निर्देश आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी करने का अधिकार है, और इस रिट के बारे में विस्तार से मैं आगे बताऊंगी। तब तक के लिए जो इतना समझ लेते हैं कि जो रिट का जो मामला है ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है। आगे है अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। आगे है अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा भी आदेश दे सकता है जो कि किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो किसी खास मामले में न्याय की प्रक्रिया को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।
आगे है अनुच्छेद 144 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेगी। आगे है अनुच्छेद 145 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। कैसा नियम? जैसा कि पहला उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में, दूसरा है कि अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में नियम। आगे है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में जो है नियमन कर सकता है। आगे है अनुच्छेद 146 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के जो उपबंध है, इस उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक की सेवा शर्तें लागू होगी, जो कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है। अब लास्ट है अनुच्छेद 147, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कहा था कि अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो 147 में है कि भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है। ये विवादित अनुच्छेद है। अब आगे हम जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता क्या है और वह कहाँ तक स्वतंत्र है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, अपील का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक भी है। तो अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यह कार्यकारी मंत्रियों की परिषद और विधानमंडल संसद के अतिक्रमण, दबावों और हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो अब इसकी अवधारणा क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो है हम लोग न्यायालय पर क्या करते हैं, भरोसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि न्यायालय किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा और किसी के दबाव के फैसले के बगैर जो है वह पूर्व आग्रह से जो है काम करेगा। न्यायालय की इस प्रकृति को कायम रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। न्यायिक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब यही है कि न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं से, सरकार के निजी या पक्षपातपूर्ण हितों से स्वतंत्र होना चाहिए। और ये स्वतंत्र किस प्रकार से है इसे मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।